नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर कलाम की पूरी रिसर्च टीम के साथ, डिजिटल टीम के साथ मैं दौलत खान आपके साथ भारतीय विदेश नीति की एक पूरी श्रृंखला मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। सबसे पहले हमने विदेश नीति का बेसिक पार्ट पढ़ा, जिसमें डिप्लोमेसी को मैंने समझाया, ट्रैक 1 क्या होता है, ट्रैक 2 क्या होता है, ट्रैक 1.5 क्या है, वहां तक हमने समझा। उसके बाद हमने भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य, उसके सिद्धांत, उसके निर्धारक तत्व और जो नए नए डायमेंशन आए, जैसे गुजराल सिद्धांत क्या है, पहले पड़ोस की नीति क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, गुट निरपेक्षता 2.0 क्या है, ये तमाम चीजें हमने देखी और वहां से एक सार निकल के फिर आ रहा है। आप निर्धारक तत्वों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से, उद्देश्य के माध्यम से विदेश नीति की विशेषताएं निकल के आती है, जो आपके टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। हालांकि जो चीज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो मैं आपको सिद्धांतों के माध्यम से, उद्देश्य के माध्यम से और निर्धारक तत्वों के माध्यम से एक बार आपको समझा चुका हूं। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम ये दे रखा है भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, तो उन विशेषताओं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। और चूंकि मैं इसको पहले एक बार बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इसलिए आज पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं में आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पॉइंट्स जो है, सबसे पहले इन पॉइंट्स को समझ लीजिए। भारतीय विदेश नीति की पहली विशेषता जो है उसको हम कहेंगे असंलग्नता की नीति। आप इसको इंपॉर्टेंट माना, एक बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय विदेश नीति की कौन सी विशेषता है, उसमें पहली विशेषता असंलग्नता की नीति, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा, भारत एक ऐसा देश है जो निशस्त्रीकरण के अंदर विश्वास रखता है। भारत एक ऐसा देश है जो निशस्त्रीकरण में विश्वास रखता है। तो यहां पर सेकंड मैंने लिखा निशस्त्रीकरण। आपको पता है शस्त्रों की दौड़ को रोकना, हथियारों की दौड़ को रोकना, दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण को रोकना, परमाणु हथियारों की समाप्ति, रासायनिक हथियारों की समाप्ति की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी को हम कहते हैं निशस्त्रीकरण। और आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि हम कम से कम 4 से 5 क्लास जो है वो निशस्त्रीकरण पे लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है परमाणु अप्रसार संधियां। तो वहां पर मैं इसको और समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, भारतीय विदेश नीति की विशेषता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिसआर्मामेंट अर्थात निशस्त्रीकरण का समर्थन करती है। एक हम पढ़ेंगे पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत या पंचशीलता भारतीय विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता, इसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है जिसकी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग और मित्रता पर बल देती है। यह भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की विशेषता है। साथ ही साथ साधनों की शुद्धता पर आधारित हमारी विदेश नीति है। ये साधनों की शुद्धता क्या है, इसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साधनों की शुद्धता पर आधारित विदेश नीति है। साथ ही साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो रंग भेद का विरोध करती है। अर्थात आपको पता है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो लोग हैं वो अधिकांश लोग जो है वो काले लोग हैं और ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन गोरे हैं। इसलिए ब्रिटिश और फ्रांस के लोगों ने सबसे पहले नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर जो काले गोरे में भेद किया उसको हम कहते हैं रंग भेद। और इसी पॉलिसी को आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में एपार्थाइड पॉलिसी कहते हैं। साउथ अफ्रीका में हमारे गांधी जी इसके शिकार हुए थे, आपको पता होगा, उनको एक ट्रेन से उतार दिया गया था, उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो रंग भेद भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसमें भारतीय विदेश नीति रंग भेद का विरोध करती है, नस्लवाद का विरोध करती है। तो ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले 6 पॉइंट याद रखिए। असंलग्नता की नीति, निशस्त्रीकरण में विश्वास, पंचशील का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता, साधनों की शुद्धता पर आधारित रंग भेद का विरोध। और एक आप लोग ध्यान रखना, हमारा संविधान जो है उस संविधान के आर्टिकल 51 के अंदर आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 51 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति में भारत विश्वास रखता है। तो ये भी आपका पॉइंट आएगा। फिर एक हम इंपॉर्टेंट में आपको पढ़ा भी चुका हूं और थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। भारतीय विदेश नीति की और एक अहम विशेषता है गुट निरपेक्षता।
उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। गुटनिरपेक्षता की नीति भी भारतीय विदेश नीति की इंपॉर्टेंट विशेषता है। आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का भारत विरोध करता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए भारत ने हमेशा कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों में आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, और हम भी अपने पड़ोसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह हमारे पहले पड़ोस की नीति में भी है जो मोदी सरकार द्वारा दी गई है, और ये गुजराल सिद्धांत के अंदर भी है। साथ ही साथ विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की विधि या नीति को भी हम कहेंगे। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ दो विरोधी गुट बने, तो वहां पर भारत ने प्रयास किया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों गुटों को जोड़ने का प्रयास भारत करेगा। इसी प्रकार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध भारत करता है, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। भारतीय विदेश नीति की विशेषता है कि वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, भारत जो है शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, ध्यान रखना हमारी फॉरेन पॉलिसी की विशेषता है कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, तो उस स्थापना के साथ ही भारत ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता रहेगा। इसलिए हमारी विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखता है, यूनाइटेड नेशन में विश्वास रखता है, उसकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम हमारी फॉरेन पॉलिसी करती है। तो सबसे पहले ये 13 पॉइंट आपको याद रखने हैं, फिर हम एक एक पॉइंट को आपके सामने डिस्कशन के माध्यम से मैं और समझाने का प्रयास यहां पर करूंगा। सबसे पहले नंबर 1, असंलग्नता की नीति, निशस्त्रीकरण में विश्वास, पंचशील सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता, साधनों की शुद्धता पर आधारित हमारी नीति, रंग भेद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, विश्व शांति में विश्वास, गुटनिरपेक्षता की नीति। साथ ही साथ आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था हमारी फॉरेन पॉलिसी के सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से ये है। और वैसे कहीं ना कहीं दोस्तों पहले वाली क्लास के माध्यम से पॉइंट आ चुके हैं, चाहे सिद्धांत में आए, चाहे उद्देश्य में आए, चाहे निर्धारक तत्वों में आए, ये पॉइंट एक बार डिस्कस हो चुके हैं। लेकिन जब विशेषताएं हम बता देंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सर ने हमारा टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले आप देखिए इसी कड़ी में असंलग्नता की नीति क्या है। और यहां पर यह भी आप लोग ध्यान रखना कि भारतीय विदेश नीति का जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी है, ये असंलग्नता की नीति जो है ये बेसिकली किसका योगदान मानी जाती है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान माना जाता है। असंलग्नता की नीति, भारत की विदेश नीति को असंलग्नता की नीति के नाम से भी परिभाषित किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को किस और नाम से भी जाना जाता है, असंलग्नता की नीति। मतलब कंप्लीट हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक शब्द झलकता है और वो है असंलग्नता की नीति। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ध्यान रखना, भारत की असंलग्नता ही विदेश नीति का प्रमुख घोषणा पत्र एवं मूलभूत निर्णायक सिद्धांत है। आपसे पूछे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे मूलभूत निर्णायक सिद्धांत कौन सा है, तो आपका होगा आपका असंलग्नता की नीति। और ध्यान रखना, आपसे ये पूछे कि असंलग्नता की जो नीति है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, असंलग्नता को समय समय पर पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, कि हमें न्यूट्रल रहना है, पॉजिटिव न्यूट्रलिटी, डायनेमिक न्यूट्रलिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाशक्तियों के मध्य बराबर की दूरी बना के रखना। जैसे जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य एक तनातनी चल रही थी, दुनिया दो पोल्स में डिवाइड थी, तो हमने टू पोलर सिस्टम में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर हमारी विदेश नीति में दोनों ध्रुवों से बराबर की दूरी कायम की थी। वो एक प्रकार की असंलग्नता ही थी। लेकिन हमारी असंलग्नता का अर्थ कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगा, कंप्लीट पृथक्करण नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, वास्तविकता यह है कि एक उच्च स्तरीय वस्तुनिष्ठ तथ्य है। इसका मतलब है कि सब चीजें सभी मनुष्यों के लिए है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, असंलग्नता भारतीय विदेश नीति का इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है
और आज की तारीख में आप देखोगे जब दुनिया फिर एक बार दो ध्रुवों में दिखाई दे रही है, जिसमें एक पोल अमेरिका बन रहा है और एक पोल चीन बन रहा है, उसके अंदर भी हमें असंलग्नता की नीति को सबसे ऊपर रखना है, ताकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी मूल रूप में निर्णय रख सकें और भारत की छवि यहां पर बरकरार रह सके। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, और ये किसका योगदान है, तो ध्यान रखना ये नेहरू का योगदान माना जाता है। इसी प्रकार निशस्त्रीकरण में विश्वास हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और वो है निशस्त्रीकरण। आप लोग ध्यान रखना, जैसे शब्द अगर ये आता है कि शस्त्रीकरण से आप क्या समझते हो, तो ध्यान रखना जब दुनिया के राष्ट्रों के मध्य हथियारों की दौड़ शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं शस्त्रीकरण। और शस्त्रीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है आर्मामेंट कहा जाता है। दोस्तों, ये विश्व शांति के लिए बहुत घातक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, विश्व शांति को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको शस्त्रों की दौड़ को रोकना होगा। और शस्त्रों की दौड़ को रोकने के लिए जो इसका विपरीत शब्द आएगा, जिसको हम कहते हैं, जो विपरीत शब्द आपका आएगा उसको हम कहते हैं निशस्त्रीकरण। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, निशस्त्रीकरण क्या है, तो हम कहेंगे शस्त्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। शस्त्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। शस्त्रीकरण में जहां हथियारों के निर्माण पर बल दिया जाता है, उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, शस्त्रीकरण में वही निशस्त्रीकरण में शस्त्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। इसलिए क्या क्या होगा, यहां पर अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण होगा, अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण, कटौती या समाप्ति सभी शस्त्रीकरण के प्रकार माने जाते हैं। यह निशस्त्रीकरण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों को दुनिया से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। रासायनिक निशस्त्रीकरण, रासायनिक हथियारों को समाप्त कर दिया जाए। जैविक निशस्त्रीकरण, जैविक हथियारों को दुनिया से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। तो आप लोग ध्यान रखना, ये निशस्त्रीकरण के कई रूप हैं, और इस क्रम में भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण को रोकेगा, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देगा। तो फिर आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि सर, भारत ने तो परमाणु हथियार बना लिए हैं। यस, भारत ने परमाणु हथियार पहले नहीं बनाए हैं। जब भारत के बगल में चीन के पास, चीन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया, तब भारत ने एनपीटी की संधि, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, उस समय भारत ने कहा कि भारत निशस्त्रीकरण का सबसे बड़ा समर्थक है, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में हुई, उस पर परमाणु राज्य भी, अर्थात जिनके पास परमाणु हथियार है, वो भी इस पर साइन करके ये वचन दे कि वो अपने हथियारों को समाप्त कर देंगे। तो भारत कभी भी इसका प्रयास नहीं करेगा, परंतु चूंकि उन परमाणु राज्यों ने अपने हथियार नहीं त्यागे, इसलिए भारत को अपनी न्यूनतम सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का बनाना पड़ा या उसका टेस्ट करना पड़ा। लेकिन भारत की विदेश नीति जो है वो निशस्त्रीकरण की बहुत बड़ी समर्थक मानी जाती है। यही कारण है कि आज भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन नहीं किए हैं। भारत ने परमाणु टेस्ट भी कर लिए, इसके बावजूद भी आज की तारीख में 14 देश ऐसे हैं जो भारत को परमाणु ईंधन देने पर सहमत हो गए हैं, जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाएगा। तो यह बिंदु भी आपको यहां पर याद रखना है। पॉइंट क्या था हमारा, भारत जो है वो निशस्त्रीकरण में विश्वास रखता है, और अगस्त 1976 में मेक्सिको के अंदर 6 राष्ट्रों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि आणविक हथियार विश्व में विनाश का द्योतक है, कि परमाणु हथियारों के माध्यम से इस दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए भारत परमाणु हथियारों में विश्वास नहीं रखता है। भारत अपनी न्यूनतम सुरक्षा के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर है। बाकी भारत जो है परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करने वाला देश है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा पंचशील का सिद्धांत।
इसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी की थी। ध्यान रखना, ये जो पंचशील सिद्धांत है ये बेसिकली कहां से लिया गया है, तो ये बौद्ध अभिलेखों से इसको लिया गया है। बौद्ध अभिलेखों से इसको लिया गया है। एक तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, या फिर ये भी आए कि बौद्ध धर्म भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और या फिर यहां पर महात्मा बुद्ध लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है बेसिकली इनसे रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों के अंदर भी बात आती है। और स्पेशली पंचशील का सिद्धांत किस लिए आया था कि किस प्रकार से जो बौद्ध श्रमिक है, बौद्ध भिक्षु है, वो किस प्रकार का आचार विचार व्यवहार अपने साथियों के साथ, औरों के साथ करेंगे, इसको पंचशील के माध्यम से दर्शाया गया है। लेकिन भारत ने इस पंचशील के सिद्धांत को अपनी विदेश नीति की विशेषता के रूप में स्वीकार किया, अपने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, अपने तत्व के रूप में स्वीकार किया, और इसमें 5 पॉइंट है। और ध्यान रखना, पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही भारत ने सबसे पहले एक समझौता किया जिसको हम कहते हैं पंचशील समझौता। और जो पंचशील समझौता है, वो पंचशील समझौता जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे समझा दिया भी है, वो 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। चीन और इंडिया के बीच में ये हुआ था समझौता। इसके पॉइंट देखने के लिए आप इससे पहले वाले पॉइंट को जरूर देखें। इसमें 5 पॉइंट हैं जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको समझा दिए हैं, और ये भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है, और ये सिद्धांत भारतीय विदेश नीति को विशेषता में भी शामिल कर लिया जाता है। तो आप लोग देखिए, पंचशील सिद्धांत कहां से लिए गए? बौद्ध अभिलेखों से, बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध के विचारों से लिया गया है। इसमें 5 पॉइंट है। वो क्या है? नंबर वन, दोनों देश क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे। संप्रभुता का सम्मान करेंगे, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, हस्तक्षेप की नीति, मतलब एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हस्तक्षेप की नीति। तीसरा, अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। अनाक्रमण की नीति। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो होगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और 5वां जो आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, 5वां पॉइंट होगा, पहला क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान। 5वां होगा समानता के आधार पर लाभों का वितरण। समानता के आधार पर लाभों का वितरण। तो यहां पर आप लोग समझने का प्रयास करना कि पंचशील सिद्धांत जो है ये भारतीय विदेश नीति का इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है, भारतीय विदेश नीति की इंपॉर्टेंट विशेषता भी है, और पंचशील नाम का समझौता भी है जो भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, जो उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे, उनके मध्य समझौता हुआ था। यह समझौता बीजिंग में हुआ था। तो और आज कई देश इसको स्वीकार कर रहे हैं, पंचशील के सिद्धांत को। इसलिए पंचशील जो है हमारी विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। एक आप देखिए, भारतीय विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता और है, और वो है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव रखेगा, सहयोग रखेगा और मित्रता। ये 3 बिंदु आ रहे हैं। सहयोग, सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता पे बल देता है। तो ध्यान रखना, ये भी हमारी विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 51 तो कहता ही है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का, यहां सद्भाव का मतलब क्या हुआ? दुनिया में बहुत प्रकार के धर्म हैं, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियन। उन तमाम देशों के मध्य भारतीय विदेश नीति जो है सद्भाव का मैसेज देगी। बहुत प्रकार की जातियां हैं, बहुत प्रकार की मानवताएं हैं, तो यहां पर उन सब के मध्य एक प्रकार के सद्भाव को बल देगा। सहयोग का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब क्या है कि अगर किसी देश में आतंकवादी हमला हुआ,
इंटरनेशनल टेररिज्म की श्रेणी में आएगा और उस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत उस देश के साथ खड़ा रहेगा। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जैसे आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, जिसमें पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। उस औसत तापमान को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत सबसे आगे है और भारत ने पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किए, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए भारत आगे था और भारत ने यह भी कहा है कि चाहे हमारे विकास की गति को हमें रोकना पड़े, हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बचाने में सबसे आगे होंगे। और आपको पता होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना हुई है, जो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो उसको भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। और एक मित्रता शब्द देखिए यहां पे कि भारत अपने दुश्मन के साथ भी मित्रता का प्रयास करता है। ये आप देखिए, चाहे 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें हमने दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का प्रयास किया। 1971 का जो बांग्लादेश संकट पैदा हुआ था, उसके बाद 72 का जो शिमला समझौता हुआ था, उसमें भी भारत ने मित्रता का संदेश यहां पर दिया था। तो ये पॉइंट आपका वहां पर आएगा। साधनों की शुद्धता पर आधारित, ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता यह भी है कि भारत जो है वो बेसिकली साधनों की, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, साधनों की शुद्धता पर आधारित हमारी फॉरेन पॉलिसी है। शुद्धता पर आधारित हमारी विदेश नीति है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। भारतीय विदेश नीति में आपको पता है, गांधी जो है, गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि साधन और साध्य दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, और उसी का प्रभाव इंडियन फॉरेन पॉलिसी पड़ा है। और इसलिए कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति गांधीवाद के प्रमुखता से प्रभावित है, गांधीवाद के साधनों की शुद्धता के इस पॉइंट से प्रभावित है कि भारत की विदेश नीति विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। अगर किन्हीं दो देशों के मध्य विवाद पैदा हो गया हो, वो चाहे भारत पाकिस्तान में हो, भारत बांग्लादेश में हो, तो भारत हमेशा कहता है कि हमारा उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। उस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमारे पास में दो विकल्प हैं, युद्ध के माध्यम से भी कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को करना हमारे साधनों की शुद्धता की ओर संकेत करता है। तो हमारी विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता यह भी है कि भारत की विदेश नीति साधनों की शुद्धता पर आधारित है। यह बिंदु भी आपको स्पेशली यहां पर ध्यान रखना है। एक दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, रंग भेद की नीति। ये रंग भेद की नीति का मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। रंग भेद की नीति, आप देखिए कि काले और गोरे के मध्य, काले गोरे के मध्य जो भेद किया जाता है, इस भेद करने वाली की नीति को हम रंग भेद की नीति या नस्लवादी नीति भी कहते हैं। नस्लवादी नीति भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। और ये भेद कब शुरू हुआ? जब ब्रिटेन और फ्रांस के दुनिया में कई बड़े बड़े राज्य इनके अंडर में थे और वो साम्राज्यवादी शक्तियां बनी हुई थी, और उन्होंने दुनिया में कई उपनिवेश बनाए, और उन उपनिवेशों का उन्होंने आर्थिक शोषण तो किया, लेकिन वहां के लोगों के साथ बड़े स्तर पर काले गोरे का भेद करते थे। और आप देखिए कि किस प्रकार 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया एक ट्रेन में जब फर्स्ट ईयर की क्लास में वो यात्रा कर रहे थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, उनको अधिकार था, लेकिन टीटी ने केवल इस आधार पर उनको ट्रेन से उतार दिया, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन में उतार दिया था कि आप काले, आपको बैठने का हक किसने दिया। और देखिए जैसे उतारा, मोहनदास करमचंद गांधी में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने वहीं पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही रंग भेद का विरोध किया, नस्लवाद का विरोध किया।
और आपको पता होगा साउथ अफ्रीका आजादी के बाद भी एक प्रकार से अंग्रेजों की गिरफ्त में रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है अफ्रीका महाद्वीप का जो अंग्रेजों को सूट करता है, इसलिए बड़ी संख्या में अंग्रेज वहां पर बस गए और सत्ता उनके हाथ में आ गई और वहां पर काले गोरे का भेद ये चलता रहा। वहां पर काले गोरे के इस भेद की नीति को आप लोग ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में आप लोग ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका में इस काले गोरे के मध्य भेद करने वाली नीति को वहां पर एपार्थाइड पॉलिसी कहते हैं। आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एपार्थाइड नीति का संबंध किस देश से है, तो ध्यान रखना इसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है और इसके मध्य क्या किया जाता है, काले गोरे के मध्य भेद किया जाता है। अब फिर आपसे पूछे कि एपार्थाइड नीति का विरोध दुनिया में सबसे बड़ा विरोध सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो इसका विरोध की शुरुआत की है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी के द्वारा। लेकिन इसके खिलाफ लगभग 27 साल तक जेल में रहे नेल्सन मंडेला, और आप लोग ध्यान रखना नेल्सन मंडेला ने गांधीवादी तरीके से इस एपार्थाइड नीति का विरोध किया था। और आपको पता है कि 1990 के दशक में नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हीं के प्रयासों से साउथ अफ्रीका में रंग भेद समाप्त हुआ, एपार्थाइड नीति समाप्त हुई और वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। और उनके इस प्रयास से पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर रंग भेद की समाप्ति हुई थी। इसलिए ध्यान रखना रंग भेद को समाप्त करने में, गांधीवादी तरीके से समाप्त करने में नेल्सन मंडेला की बहुत बड़ी भूमिका रही। और जब वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहली विजिट भारत की थी। वो ऑफिशियल विजिट नहीं थी, वो उनकी एक प्रकार से गांधी के प्रति श्रद्धा थी और गांधी धाम पर दिल्ली में आए थे और अपनी श्रद्धांजलि गांधी जी को व्यक्त की कि आपके पद चिन्हों पे चल करके मैंने आज अपने देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो आप कई बार लोग कहते हैं कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, मैं कहता हूं कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाला नेल्सन मंडेला जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर गया तो इसका मतलब गांधी का पद तो, गांधी का ओहदा तो, गांधी का स्टेटस तो नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा था। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर गांधीवादी नीतियों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। और हमने आजादी से पहले ही ये तय कर लिया था कि भारत जब आजाद होगा तो भारतीय विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता होगी और वो क्या होगी कि भारत रंग भेद का विरोध करेगा। आगे देखिए, विश्व शांति में विश्वास। विश्व शांति आपको मैंने पहले भी कहा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 51 के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे बड़ी संस्था बनी हुई है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। और हमने लास्ट में ये भी पढ़ेंगे कि भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है कि भारत विश्व शांति में विश्वास रखेगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, आज तक संयुक्त राष्ट्र में जितने भी मिशन भेजे गए हैं दूसरे देशों में शांति स्थापित करने में, उसमें भारतीय शांति सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत जो है वो बेसिकली विश्व शांति में विश्वास करता है। तो विश्व शांति जो है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। आगे बढ़े, नस्लवाद का विरोध। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, रंग भेद और जाति भेद के साथ साथ नस्ल के आधार पर, नस्ल कैसे कि जैसे अंग्रेज अपने आप को गोरे होने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नस्ल का मानते थे और वो कहते थे कि काले लोग जो है ये जानवर से भी बदतर है। इसलिए उनकी थ्योरी थी व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि गोरे लोगों पर यह अधिभार है कि उन्हें काले लोगों में सुधार करना है। इसलिए नस्लीय आधार पर उन्होंने भारत में चाहे सिविल सेवाओं, पुलिस सेवाओं, जुडिशियल सर्विसेज हो या आम नीतियां हो, वो भारतीयों में नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे। इसलिए भारत ने प्रण लिया कि भारत जब आजाद होगा तो नस्लवाद का विरोध करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर आना है। एक आप लोग ध्यान रखना, भारत अपने आंतरिक मामलों में, भारत जो है वो बेसिकली आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है। ये हमारी विदेश नीति की एक विशेषता है कि भारत कभी नहीं चाहता है कि कोई और देश हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर आकर हस्तक्षेप करे। और भारत का पिछले 70 साल का इतिहास बताता है, और स्पेशली 1972, क्योंकि उससे पहले जब अलग अलग दुनिया के मंच पर पाकिस्तान ने कश्मीर के राग को अलापा तो
शिमला समझौता जो 72 के अंदर हुआ था, उसके माध्यम से भारत ने लिखवा लिया कि द्विपक्षीय मुद्दों को हम शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे और किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच को यहां पर हस्तक्षेप करने नहीं देंगे, अर्थात पाकिस्तान उन मसलों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाएगा। तो ये भारत की विदेश नीति की इंपॉर्टेंट विशेषता रही है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। इस टॉपिक को मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है इससे पहले भी, थोड़ा सा और समझ लीजिए आप। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का यहां पर अर्थ क्या है। देखिए आप, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना कि एक राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार कर अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार कर अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये अवधारणा जो कहलाएगी वो साम्राज्यवाद कहलाएगी। साम्राज्यवाद मतलब साम्राज्यवाद की एक विशेषता हो गई कि ये जो है किसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की ओर बढ़ाती है, प्रत्यक्ष नियंत्रण की ओर बढ़ाती है और साम्राज्यवाद की धारणा पनपती है। और आपको पता है 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस ने दुनिया में जगह जगह पर अनेक देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर, श्रीलंका पर, मलेशिया पर, म्यांमार पर, दक्षिण अफ्रीका पर, ऐसे कम से कम 50 से अधिक देशों पर ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण स्टैब्लिश कर लिया। इसलिए जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तब उसी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत ने कहा कि चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, हर देश की अपनी एक संप्रभुता है, हर देश का अपना एक अस्तित्व है, इसलिए उसको बनाए रखना जरूरी है, उसे बचाए रखना जरूरी है। और उसको बचाए रखने के लिए भारत ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही इस साम्राज्यवाद का विरोध किया था, इस साम्राज्यवाद का विरोध किया। और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला वो साम्राज्यवाद के विरोध में चला। और ध्यान रखना, ये जिस राष्ट्र पर नियंत्रण करते थे, उस राष्ट्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के बाद उस राष्ट्र का ये आर्थिक शोषण करते थे। और आर्थिक शोषण की इस प्रक्रिया से वो राष्ट्र जो है जिस पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया, वहां से उसे ये अपना उपनिवेश कहते थे। और वहां से एक और अवधारणा पैदा होती है जिसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। तो भारत ने यह प्रण लिया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही कि भारत अपनी आजादी के बाद, एक संप्रभु राष्ट्र बनने के बाद, अपनी विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट विशेषता रखेगा, सिद्धांत रखेगा कि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। इसलिए आपको पता होगा, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, भारत ने इस साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लंबा अभियान चलाया और कई देशों के आजादी में भारत ने मदद की थी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, हमारी विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत एक ऐसा देश है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो यहां पर एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, भारत जब आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि भारत यूएन की स्थापना जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो 1945 में हो गई और भारत आजाद हुआ है उसके 2 साल बाद, अर्थात 1947 में। लेकिन हमने आजादी से पहले ही
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर यूनाइटेड नेशन की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तो भारत उन 50 मूल देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से ए रामास्वामी मुदलियार ने उस घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए थे और भारत ने प्रण लिया आजादी से पहले ही कि भारत एक आजाद देश बनने के बाद हमेशा यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट करेगा, संयुक्त राष्ट्र की शांति की नीतियों को बढ़ावा देगा और यूनाइटेड नेशन के मिशन के अंदर भारत सबसे आगे होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, भारतीय विदेश नीति की एक और इंपॉर्टेंट विशेषता है और वो है कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र में अपनी आस्था रखता है, विश्वास रखता है और उसकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, एक आंदोलन भी है। गुट निरपेक्षता जो नेहरू की बड़ी देन मानी जाती है। अर्थात जब भारत आजाद हुआ तो 1945 से भारत की आजादी से पहले ही ये दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भारत की आजादी से पहले ही ये दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट का नाम था अमेरिका और एक गुट का नाम था यूएसएसआर। इसको पूरा देखने के लिए आप मेरा सेकंड नंबर का वीडियो देखना, जिसमें मैंने पूरा खोल के रखा है कि वास्तविक गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत क्या है। और 1945 से 1990 तक जो टू पोलर सिस्टम था, आप लोग ध्यान रखना, द्विध्रुवीय विश्व था, जब दुनिया दो पोल्स में बटी हुई थी, उस समय भारत ने अपनी आजादी के साथ ही घोषणा की थी कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि जिस नीति को अपनाएगा उसे हम कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। अर्थात गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट के साथ सैन्य संधियां ना करना, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करते हुए दोनों ही गुटों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना गुट निरपेक्षता है। और ये आज भी हमारी विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसलिए लेटेस्ट जो प्रिंसिपल चल रहा है वो चल रहा है गुट निरपेक्षता 2.0। गुट निरपेक्षता 2.0, द सेकंड वर्जन ऑफ गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइन। ध्यान रखना, आज की तारीख में जो दो गुट पनप रहे हैं उसमें एक अमेरिका है और एक चाइना है। इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति की विशेषता में गुट निरपेक्षता 2.0 को शामिल किया है, जिसका अर्थ है कि 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश के अंदर भी, 21वीं शताब्दी के इस बदलते परिवेश में भी भारत अपनी विदेश नीति का संचालन इस प्रकार से आगे करेगा कि वो गुटों की राजनीति से फिर दूर रहेगा। वो अमेरिका और चाइना दोनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा और एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेगा। ये आज भी हमारी विदेश नीति की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो दोस्तों, ये मैंने आज का जो टॉपिक पूरा लिया, ये पूरा टॉपिक आपका, स्पेशली आप लोग ध्यान रखना, ये पूरा टॉपिक बेसिकली आज हमने जो लिया ये भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं पर था। और चूंकि आपके टॉपिक का नाम भी ये है और इससे पहले मैंने पूरे सिद्धांत वगैरह आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, इसलिए इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना। एक चीज और मैं चाहूंगा कि आपसे अगर ये पूछ ले, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कृष्णा डॉक्ट्रिन से आप क्या समझते हैं, कृष्णा डॉक्ट्रिन से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि कृष्णा डॉक्ट्रिन जो है ये एस.एम. कृष्णा के द्वारा प्रस्तुत की गई है। एस.एम. कृष्णा द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो आपको पता होगा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं, कर्नाटका के हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री थे ये। और जिस समय नीति आई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, जब यूपीए सरकार थी उस समय की बात है ये कृष्णा डॉक्ट्रिन। और कृष्णा डॉक्ट्रिन का संबंध किससे है? ये बेसिकली भारतीय विदेश नीति का ही, भारतीय
विदेश नीति का ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अपने आप में एक विशेषता भी है ये। और ये सिद्धांत किस बात का बढ़ावा देता है, ध्यान रखना, ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनआरआई के हितों की सुरक्षा के लिए, एनआरआई के हितों की सुरक्षा के लिए अपनी विदेश नीति को संचालित करेगा। तो ध्यान रखना, वह कौन सी डॉक्ट्राइन है, कौन सा सिद्धांत है जो प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने की बात करता है। तो प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए कृष्णा डॉक्ट्रिन प्रेजेंट की गई थी। और इस डॉक्ट्रिन, आपको पता है कि हालांकि इस डॉक्ट्रिन के आने से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एनआरआई समिट का आयोजन पहले कर दिया था। लेकिन आज भी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय जो रोजगार के दृष्टिकोण से, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से, जो अन्य कार्यों बिजनेस के दृष्टिकोण से दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं, जैसे सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी के अंदर, भारत, ब्रिटेन, दुनिया भर के देशों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे एनआरआई काम करने के लिए गए हुए हैं। इसलिए, और चूंकि वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, इसलिए हमें उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए एसएम कृष्णा जब विदेश मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए भी भारतीय विदेश नीति को प्रबल बनाया जाना चाहिए। इसलिए कृष्णा डॉक्ट्रिन जो है, ये भारतीय विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा की बात करता है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं को देखा, जिसमें एक एक पॉइंट का हमने वापस रिवाइज भी किया और जो पॉइंट आ चुके थे उसको स्पष्ट भी किया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कलाम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।